झारखंड सीजीएल जेई उत्पाद सिपाही सभी का सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा। जनरल साइंस में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें क्लियर लिखा हुआ है प्रतिदिन अवलोकन पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न को देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। आप प्रतिदिन क्या देखते हैं? डेली अपने घर में या दूसरे के घर में प्रेशर कुकर में खाना बनते हुए आप देखते हैं। उसी पर आधारित एक प्रश्न आपसे पूछा है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि। अब यहां पर देखिए सिर्फ सब्जी ही नहीं, दाल हो, चावल हो, सब्जी हो, जल्दी पक जाता है। क्यों पकता है? अब यहां पर समझिए, जब प्रेशर कुकर में हम लोग दाल चावल सब्जी दे के गर्म करते हैं तो अंदर में प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ता है तो पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका सीधा मतलब समझिए, जैसे अंदर में प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। कहने का मतलब है जैसे हम लोग बाहर में खाना पकाते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, बॉयल होता है, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर 100 डिग्री से ज़्यादा में बॉयल हो रहा है। तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा है तो जल्दी खाना पकेगा। अब यहाँ पर प्रश्न को पढ़ के समझिए और ऑप्शन को पढ़िए। सबसे पहले, सब्जियों को पानी की अपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकती है। यहाँ पर आप हो गया, यहाँ पर भाप होना चाहिए। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये भाप होगा, ठीक है। बी ऑप्शन को पढ़िए, दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। उच्च दाब क्वथनांक को कम करता है, कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन। मैंने क्या बोला कि जब अंदर में प्रेशर बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर यानी कि क्वथनांक बढ़ जाता है। बी ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यही प्रश्न है जो प्रतिदिन अवलोकन पर आधारित है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। दूसरा नंबर को समझिए। दूसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। क्या होता है, जब आप हाइड्रोजन से गुब्बारा भरेंगे ना तो ऊपर उठता है, तो ऊपर जब काफ़ी ऊंचाई पर चला जाता है तो फट जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम लोग जमीन पर हैं तो धरती के आसपास जो वायुमंडल है उसका दबाव ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो दबाव घटेगा। अब यहाँ पर समझिए, मान लेते हैं कि ये बैलून है और ये अभी आसपास में ज़मीन के आसपास में है, तो यहाँ पर जो वायुमंडल है, हवा है, इसमें दबा रहा है, इसमें प्रेशर डाल रहा है। समझिए, प्रेशर डाल रहा है तो बैलून का ये जो है ना, बाहर का पार्ट जो बैलून का है रबर का, तो ये वायुमंडल इसको दबा कर रखा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये बैलून ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, इधर से जो वायुमंडलीय दाब लगा रहा था वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो ये जो रबर का बैलून है ना, ये फूलने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा बड़ा होते जाएगा और एक ऐसा समय आएगा फट जाएगा। तो यही बात यहाँ पर बोला है, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि। सबसे पहले ऑप्शन को पढ़िए, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, ये बिल्कुल नहीं। यहाँ पर प्रेशर की बात हो रहा है, वायुमंडलीय दाब की बात हो रहा है, समझे। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटेगा, यानी कि इस पर दबाव कम होगा। तो दबाव कम होगा तो क्या होगा, बैलून बड़ा होता चला जाएगा और एक बार फट जाएगा। दूसरा ऑप्शन को पढ़िए, वायु दाब बढ़ जाता है, नहीं। ऊपर जब जाता है तो वायु दाब घटता है, बढ़ता नहीं है। हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, यह भी गलत है। वायु दाब घट जाता है, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो वायु दाब घट जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, आंसर को मिलाते हुए चलिए, मैंने आंसर भी लिख लिया है। तो यहां पर लिखा हुआ है क्लियर, आंसर डी, वायु दाब घट जाता है। जैसे जैसे बैलून ऊपर की ओर जाएगा तो वायुमंडल का जो दबाव बैलून पर पड़ रहा था वो दबाव कम हो जाएगा, तो बैलून बड़ा होता चला जाएगा और एक ऐसा कंडीशन आएगा कि फट जाएगा। क्लियर है ना? अगर क्लियर हो रहा है तो कमेंट में लिखने में कमी नहीं करिएगा। सबसे पहले मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा, इसमें क्या बोला है। तीसरा नंबर को सबसे पहले समझिए। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होता है। नदी से मतलब कि नदी में जाता हुआ समुद्र में जाता है, नदी से चलते हुए समुद्र में जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन को पहले पढ़िए, का स्तर यानी कि जहाज का स्तर पहले जितना होगा, मतलब जितना स्तर जितना लेवल में था उतना ही पर रहेगा। बी ऑप्शन में थोड़ा ऊपर आएगा। सी में ऊपर या नीचे होगा, थोड़ा नीचे आएगा। तो अब यहां पर देखिए, जैसे नदी का जो पानी है ना उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी कम है और समुद्र का डेंसिटी ज़्यादा है, तो जहां पर डेंसिटी ज़्यादा है ना तो वहां पर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होगा,
नदी से चलते हुए जब समुद्र में एंट्री करता है तो थोड़ा ऊपर उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि नदी का जो पानी है उसका घनत्व कम है और समुद्र का पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। ये आप हमेशा के लिए याद रखिए। तो क्या होगा? बी ऑप्शन सही है, थोड़ा ऊपर आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्लियर है ना? अब चलते हैं नेक्स्ट। चौथा नंबर में आपसे क्या पूछा है, तो आंसर मैं पहले नहीं दिखाऊंगा, 4 नंबर को पढ़िए। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। अब यहां पर देखिए, मैं यहां पर थोड़ा सा समझाऊंगा। तो अब मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये पेन है, ठीक ना, और इधर में लिखने वाला होता है, इधर तो बंद होता है। इधर में जो रिफिल होता है ना वो खुला रहता है ना, खुला रहता है, जैसे हम लोग पैकेट में रखते हैं, लेकिन स्याही नहीं निकलता है। ठीक है, क्यों नहीं निकलता है ये समझिए। तो एक बार मैं इसका फिगर को फिर से बना लेता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। और आराम से देखिए और समझिए, हड़बड़ वाला बात कभी भी नहीं करिए। देखिए ये क्या है? पेन है, इधर में खुला है ना, तो इधर में जो खुला है ना, इस जगह में क्या है? बाहर का जो हवा है, वायुमंडल है, वायुमंडलीय दाब है, वो स्याही को दबा कर रखा है। अंदर में स्याही होगा ना, यहाँ पर स्याही को दबा कर रखा है। कौन? वायुमंडलीय दाब, यानी कि हवा का दाब, वायुमंडलीय दाब जो अंदर रिफिल में स्याही है उसको दबा कर रखा है। अब जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर, यानी कि हवाई जहाज तो काफी ऊपर उड़ता है ना, तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वायुमंडलीय दाब लगा रहा है ना, तो जैसे ऊपर जाएगा वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, तब अंदर का स्याही क्या होगा? बाहर निकलने लगेगा। क्लियर है ना? तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर जाने से वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप ऑप्शन को पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं काफ़ी चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिएगा और मैं कंटिन्यू इस तरह का वीडियो आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा। वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण, तो क्या होगा? मैंने क्या बोला था कि जब जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो वायु दाब में कमी होगा। वायु दाब में कमी के कारण इसका सही आंसर है, ऊपर जाने से वायुमंडलीय दबाव कम हो गया, तब अंदर से स्याही बाहर निकलने लगा। और जमीन पर स्याही क्यों नहीं निकल रहा है? यानी कि हम लोग जमीन पर कलम लेके चलते हैं तो क्यों नहीं स्याही निकलता है? क्योंकि जमीन के आसपास जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या करता है? जो अंदर रिफिल में स्याही है उसको दबा कर रखता है, निकलने नहीं देता है, निकलने नहीं देता है। और ऊपर जाने से वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण से स्याही बाहर निकलने लगता है। तो इसका आंसर भी मिला लीजिए, वायु दाब में कमी के कारण इसका सही आंसर था। अब यहां पर देखिए 5 नंबर को पढ़िए। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। जब बरसात होता है तो बूंद तो गोलाकार ही गिरता है ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आप याद रखिएगा, इसमें मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन। तो ए ऑप्शन सही है। इंग्लिश में पढ़ने वाले आप याद रखिएगा सरफेस टेंशन के कारण, और हिंदी में पढ़ने वाले पृष्ठ तनाव के कारण। तो इसका सही आंसर मिल गया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, आंसर को मिलाते हुए चलिए। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? गोलाकार होता है। 6 नंबर में अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अब यहाँ पर समझिए, जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है उस समय सूरज कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। लेकिन दोपहर के आसपास में लाल नहीं दिखाई देता है। क्यों? अब यहाँ पर समझिएगा। जैसे जब सुबह होता है ना तो सूर्य हमसे बहुत दूर होता है और सूरज से प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश में 7 कलर होता है जिसमें लाल रंग होता है। तो एक होता है स्कैटरिंग, जिसको प्रकीर्णन बोलते हैं। तो जब सूरज का प्रकाश जब हम लोगों तक पहुंचता है और सुबह का समय और शाम का समय काफ़ी दूर होता है और बीच में वायुमंडल में धूल है, कण है और डस्ट है, तो वहाँ पर क्या होता है ना, प्रकाश का किरण कुछ ऐसे हैं जो कि धूल कण में टकराकर उधर ही बिखर जाता है। और लाल रंग जो है वो नहीं बिखर पाता है, यानी कि लाल रंग को बिखरने की क्षमता क्या है? मतलब कि जल्दी नहीं बिखरता है, वो स्ट्रोंग है और हमारी आंखों तक वो लाल रंग पहुंच जाता है, जिसके चलते हम सूरज को सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल कलर में देख पाते हैं। तो ये क्या है? जैसे मैंने बोला कि सूरज जब निकलता है या सूर्यास्त होता है तो हमसे काफ़ी दूर होता है और वायुमंडल में धूल है, कण है, डस्ट है, तो उसमें उसका प्रकाश टकराकर क्या होता है? उधर ही बिखर कर रह जाता है। लेकिन लाल रंग हमारी आंखों तक आ जाता है, जिसके चलते हम लाल रंग को देख पाते हैं।
लेकिन इस घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकीर्णन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। तो ये आप याद रखिएगा, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अगर क्लियर हो गया होगा तो जरूर बताइएगा, अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं 2 बार 3 बार बताऊंगा, लेकिन आपको कमेंट में लिखना होगा, प्रकीर्णन के कारण। 7 नंबर में अब यहां पर देखिए, अभी तो हर जगह में सोलर है या बिजली है, लेकिन कुछ सालों पहले लोग केरोसिन तेल से जलाकर, मतलब प्रकाश का व्यवस्था करते थे। जैसे मैं भी पढ़ाई किया हूँ, तो हम लोग मिट्टी तेल का यूज करके पढ़ाई करते थे। इलेक्ट्रिक नहीं होता था, सोलर नहीं होता था। तो यहाँ पर वही चीज़ बोल रहा है, तेल दीप, यानी कि हम लोग तेल से जो दीप जलाते हैं, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण है। क्या कारण है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल में ढिबरी हम लोग बोलते हैं, गांव में एक ढिबरी होता है, तो उसमें मिट्टी तेल डाल देते हैं और एक बत्ती लगा देते हैं। तो उस बत्ती में तेल कैसे चढ़ता है, क्या कारण है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए ऑप्शन याद रखिएगा। इसको कहते हैं केशिकत्व क्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, तो तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, केशिकत्व क्रिया, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। हाँ, कैपिलैरिटी याद आ गया, तो जो इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं ना, तो आप याद रखिएगा, केशिकत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी कहते हैं, कैपिलैरिटी के कारण। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। तो यहाँ पर आंसर में भी केशिकत्व लिखा हुआ है। तो सबसे पहले 8 नंबर को समझिए, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि आपने देखा है, और मैंने क्या बोला है आप देखिए, फिर से सिलेबस को पढ़िए, मैं कभी भी गलत नहीं बोलता हूं किसी को। तो इसमें क्या बोला है, जो सिलेबस आप लोगों ने झारखंड सीजीएल का देखा होगा, उत्पाद सिपाही का देखा होगा, या फिर जेई का देखा होगा, जो साइंस जो पूछा जाएगा उसमें ये क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा जो विशेष रूप से साइंस का पढ़ाई किया हो, उस लेवल से नहीं पूछा जाएगा। परंतु किस लेवल से पूछा जाएगा, आप प्रतिदिन अवलोकन पर आधारित, यानी कि आप प्रतिदिन जो देखते हैं उसी पर आधारित साइंस का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर इस पर आधारित पूछा नहीं गया तो समझिए कि आप लोगों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि सिलेबस में लिखा कुछ है और दिया कुछ है। तो गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि, सबसे पहले आप ऑप्शन को पढ़िए, सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, नहीं, सफेद कपड़ा उष्मा को अवशोषित नहीं करता है, उसको परंतु क्या करता है, टकराने के बाद वापस कर देता है, परावर्तक होता है। तो बी ऑप्शन में समझिए, सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। सी भी पढ़ लीजिए, सफेद कपड़े पसीना ज़्यादा सोखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्या कहें, लाइलून, आप अगर टेरिकोट या लाइलून का पहन लेंगे ना, तो सफ़ेद कपड़ा, तो पसीना से आप काफ़ी भीग जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो और डी में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, जैसे गर्मी में आप सफ़ेद कपड़ा पहन के निकलेंगे, या किसी को आप देखते होंगे कि गर्मी में लोग सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनता है, तो इसका क्या कारण है, तो सूरज से जो प्रकाश सफ़ेद कपड़ा पर पड़ता है ना, तो काफ़ी पार्ट, यानी कि मैक्सिमम पार्ट को वो रिटर्न कर देता है। जब रिटर्न कर देगा तो हमारा शरीर में गर्मी कम लगेगा। तो सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, यानी कि सफ़ेद कपड़ा में जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, वापस हो जाता है, यानी कि शरीर को गर्मी से बचाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। तो क्लियर है ना, इसी तरीके से पढ़ना है। अगर आपको कहीं पर थोड़ा डाउट हो, आंसर भी मिला लीजिए, सफ़ेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, मैं आंसर भी लिखा हूँ। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर में क्या बोल रहा है, ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि, देखिए कुकर वाला जो प्रश्न था ना, ऐसा ही प्रश्न था। अब यहां पर समझिए, अगर आप बहुत बड़ा पहाड़ पर चले गए, ठीक है, पहाड़ पर चले गए और वहां पर आप खाना पका रहे हैं, और एक व्यक्ति पहाड़ के नीचे खाना बना रहा है, तो जो नीचे व्यक्ति है ना, उसका खाना जल्दी पक जाएगा, और पहाड़ के ऊपर में जो व्यक्ति है उसका खाना जल्दी नहीं पकेगा। क्यों, तो अब यहाँ पर समझिए, मैंने क्या बोला था कि आप जमीन के सतह से जैसे ऊपर आप जाएंगे ना, तो वायुमंडलीय दाब घटेगा। तो ऊपर में वायुमंडलीय दाब घटेगा ना, तो ये बॉइलिंग टेम्परेचर भी घटेगा। यहाँ पर समझिएगा, प्रेशर जो है ना, प्रेशर वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर हर किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं जो चीज़ जिनको समझ में आ गया, अच्छा है, प्रेशर क्या है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी घटेगा। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई व्यक्ति पहाड़ के ऊपर जाकर खाना बना रहा है और एक पहाड़ के नीचे खाना बना रहा है, तो खाना जल्दी किसका बनेगा, यानी कि जो नीचे है उसका खाना जल्दी बनेगा और जो पहाड़ के ऊपर खाना बना रहा है उसका देर से बनेगा। क्यों? क्योंकि पहाड़ के ऊपर में क्या है, प्रेशर कम है तो बॉइलिंग टेम्परेचर घट गया, यानी कि 100 डिग्री से कम में बॉयल हो रहा है, और जो नीचे में खाना बना रहा है वो 100 डिग्री पर उसका खाना पक रहा है, और जो पहाड़ के ऊपर है उसका क्या हो रहा है, यानी कि 100 डिग्री में उबल नहीं रहा है, उसका हो सकता है, एक्चुअली नहीं है, मतलब कि एक्चुअल मैं नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कि 90 डिग्री में उबल रहा हो सकता है कि 80 डिग्री में उबल रहा हो ऊपर में पहाड़ के ऊपर, लेकिन ज़मीन में जो बना रहा है, ज़मीन के सतह पर उसका 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, ये कन्फर्म है। और ऊपर जाने से कम डिग्री में बॉयल हो रहा है, तो कम डिग्री में बॉयल होगा तो चावल पकेगा, दाल पकेगा। अगर मान के चलिए आप 10 डिग्री में आपका पानी उबलने लगा तो उसमें चावल पकेगा, नहीं पकेगा। तो यही कारण है। तो इसका जवाब क्या होगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ये राइट आंसर है, ए ऑप्शन जो बोल रहे हैं ना, उबलने का बिंदु जो है वो नीचे आ जाता है, जिसके चलते खाना देर से पकता है, यही बोला था ना। हाँ, तो राइट है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। तो 10 नंबर में आपसे क्या पूछा, आंसर मैं पहले नहीं दिखाऊंगा। आकाश नीला प्रतीत होने का कारण है। जितना भी प्रश्न है, जिस तरीके से आप लोगों को सिलेबस दिया है उसी पर आधारित ये टोटल का टोटल प्रश्न है, और हजारों प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है? देखिए, तो मैंने क्या बोला था, सूरज कहीं पर है ना आकाश में, तो सूरज से प्रकाश का किरण जब निकलता है ना, इसमें 7 कलर होता है, आप याद रखिएगा 7 कलर होता है, सूरज का प्रकाश में 7 कलर होता है। लेकिन मान के चलिए सूरज हम लोगों से काफ़ी दूर है और बीच में वायुमंडल है, धूल है, कण है, तो वो जो प्रकाश है ना, सूरज का प्रकाश, वो बीच में धूल और कण से टकराकर उधर ही बिखर जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बिखर जाता है, और क्या होता है, नीला जो कलर है ना, वो बिखर कर आसमान में ही एक चादर जैसा बना लेता है। समझिएगा, यहाँ पर मैं कलर को ही चेंज कर लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो नीला कलर ये है ना, तो नीला कलर, तो क्या होता है, वायुमंडल में धूल और कण से टकराकर ये नीला कलर इधर ही एक चादर सा बना लेता है, और हम लोग जब इधर रहते हैं और इधर से देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, ये जो नीला कलर बिखर रहा है, बिखरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कहते हैं इंग्लिश में स्कैटरिंग और हिंदी में प्रकीर्णन। तो यहाँ पर आप 2-3 चीज़ याद रखिएगा, सुबह के समय और शाम के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, और आसमान नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ये आप याद रखिएगा। अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो भी मुझे बताइएगा, मैं 2 बार 3 बार मैं समझाऊंगा, लेकिन आप समझिए। अगर समझना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं तो समझना पड़ेगा।